length hai, that is what is considered to be a amplitude. And since it is a length, the SI unit of amplitude is meter. Is this very clear? Yes. Okay. Write down. Amplitude can be defined as, give the heading as amplitude bracket में capital A. Amplitude can be defined as the maximum displacement of a particle. Amplitude can be defined as the maximum displacement of a particle from its mean position. On any of the side. From its mean position on any of the side. From its main position on any of the side. Is this very clear? The Yes, SI unit of amplitude is meter. The SI unit of amplitude is meter. ये draw करके लो और amplitude दिखाओ. Draw this and show that this is amplitude. This is plus A and this is minus A. Draw this way. Draw करते हुए एक चीज ध्यान देना कि अगर आप ऊपर 2 लाइन यूज करो तो नीचे भी 2 लाइन यूज करोगे. अगर ये 5 सेंटीमीटर बना रहे तो ये भी 5 सेंटीमीटर बनाओगे. सब कुछ सेम होना चाहिए. ड्रॉ इट अवे. ड्रॉ करके लो. हो जाए तो बताना. हो गया है. हो गया. हो गया ड्रॉ. Okay. Give the next heading as wavelength. Give the next heading as wavelength. ब्रैकेट में लिखो लैम्बडा. लैम्बडा इज अ ग्रीक लेटर. वेवलेंथ ब्रैकेट में लिखो लैम्बडा. 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 नाउ वेवलेंथ को समझने के 2 तरीके हैं. वन इज साइंटिफिक एंड अदर इज नॉन साइंटिफिक. नॉन साइंटिफिक पहले मैं समझाऊंगी फिर साइंटिफिक के साथ जाएंगे. पहले नॉन साइंटिफिक वे समझ के लो. अगर आप प्रोटेक्टर रखो, इफ यू कीप अ प्रोटेक्टर, दिस इज 180 एंड दिस इज 180. 180 प्लस 180 इज 360. जहां पर भी वेव 360 डिग्री खत्म करता है, जहां पे भी वेव कवर 360 डिग्री, द पॉइंट वेयर वेव कवर्स 360 डिग्री, उसको हम लोग 1 वेवलेंथ या 1 लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं. We represent that as 1 wavelength or 1 lambda. Is this very clear? Yes. So the wave where cover 360 is called as 1 wavelength or 1 lambda. चलो ये वाला देखो. अब इसका देखो 360 कहाँ खत्म हो रहा है. This is 0. This is 90 degree. This is 180 degree. This is 270. और यहाँ पर क्या आएगा 360. तो यहाँ पर आपका 1 लैम्बडा यहाँ होगा, इतना होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Clear? So wavelength is the amount where you cover a 360 degree. That is 1 lambda. Is this very clear?
Yes, miss. Okay. Now, let's go to scientific way. Scientific way समझने के लिए पहली चीज समझो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. ये स्टेट ऑफ वाइब्रेशन या स्टेट ऑफ ऑसिलेशन होता क्या है? समझो अगर दो फ्रेंड्स हैं या दो पॉइंट्स हैं, उनको हम सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में कब कहते हैं? When it is known as same state of vibration, that they are in same state of vibration. जब अगर पहला 0 पे बैठा है तो दूसरा भी 0 पे बैठे, और अगर ये पहली कंडीशन है, समझा? सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बोलने के लिए अगर पहला 0 पे बैठा है तो दूसरा भी कहाँ बैठे? Where it should sit? It should sit at, बोलो. पहला 0 पे बैठा है तो दूसरा भी कहाँ बैठेगा? आंसर. स्पीक अप स्टूडेंट्स. पहला 0 पे बैठा है तो दूसरा भी कहाँ पे बैठेगा? अगर मुझे सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बोलना है तो फर्स्ट इफ इट अगर पहला पॉइंट 0 पे बैठा है तो दूसरा पॉइंट भी कहाँ बैठेगा? 0 पे. इज दिस वेरी क्लियर? और Yes, miss. अगर पहले वाले से चीज आगे की तरफ जा रही है, दैट इज ऊपर की तरफ जा रही है, तो दूसरे वाले से भी चीज ऊपर की तरफ जानी चाहिए. अगर पहला 0 बैठा है तो दूसरा भी 0 पे बैठेगा. अगर पहले वाले से चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो दूसरे वाले से भी चीज ऊपर की तरफ जाएगी. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर सिटिंग इन अ सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. दे आर सिटिंग इन अ सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. जस्ट लुक एट दिस नाउ. ये 0 पे बैठा है, राइट? तो ये भी कहाँ बैठा रहेगा? वेर इट इज सिटिंग 0 पे, राइट? और यहां से भी चीज कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ. और यहाँ पे भी अगर मैं आगे का वेव बनाऊं तो यहाँ से भी चीज कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ. मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? दे आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. समझ में आ रहा है? Yes, miss. उत्कर्षा, क्या समझा? अनम्यूट करो अगर पहले खुद को. I cannot hear you. अगर कोई अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है, बोलो. अगर कोई पॉइंट सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होंगे तो उनका हम बोल सकते हैं कि दे आर वो एक वन वेवलेंथ है. सो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के क्या क्या कंडीशंस है? पहले तो वो जीरो मतलब कि कोई भी स्टेट में कोई भी दो पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, एंड सेकेंडली वो एक ही पोजीशन पे बैठना चाहिए. Yes. Right. Is this very clear? Yes. So can you look at this? This is 0. This is sitting at 0. This point is also sitting at 0. Right? Yes. और यहाँ से भी चीज ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से भी चीज ऊपर की तरफ. तो they are in the same state of vibration. So दो सक्सेसिव, आई एम जस्ट मार्क दिस पॉइंट, सक्सेसिव मतलब जस्ट इसके बाद वाला ऐसा पॉइंट जिस जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन वेवलेंथ. दिस इज वेरी क्लियर? Yes, miss. नाउ जस्ट लुक एट दिस. यहाँ पर ये मैक्सिमम पे बैठा है और यहाँ से चीज कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ. और हमने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक 360 हो रहा है. यहाँ पर ये मैक्सिमम पे बैठा है और यहाँ से भी चीजें कहाँ जा रही है? Where it is going? Downward. So दोनों का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या हो गया? सेम हो गया. मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी वन वेवलेंथ. इज दिस वेरी क्लियर? Yes, miss. Okay. So okay, now if I draw this, okay, अब जरा यहाँ पर देखो. अगर आप इस पॉइंट को देखो,
यहां से भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर आप इस पॉइंट को देखो, यहां से भी अगर मैं आगे वेव बनाऊं तो ऊपर की तरफ जाएगा। बट मैंने इतने बड़े को मैंने वन वेवलेंथ नहीं कहा, आई टुक दिस वन, राइट? सो आई हैव टू टेक अ सक्सेसिव वन, मतलब जस्ट उसके बाद वाला ऐसा कोई पॉइंट जिसका वाइब्रेशन पहले वाले के वाइब्रेशन जैसा हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? आई विल नॉट कंसीडर दिस वन, व्हिच वन आई विल कंसीडर? इसके साथ मैं किसको कंपेयर करूंगी? जस्ट उसके बाद वाला ऐसा पॉइंट जिसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या हो, जिसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम हो। दिस इज वेरी क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Okay. miss. So give the heading as wavelength. And आगे ब्रैकेट में लिखो लैम्बडा। Give the heading as wavelength and आगे ब्रैकेट में लिखो लैम्बडा। Shraddha and Divya, please switch on your cameras. श्रद्धा, कैमरा ऑन करो। कोई भी कैमरास ऑफ नहीं करेगा। आप लोग सिर्फ 5 लोग हो, मुझे आराम से रिकॉग्नाइज हो जाता है। लिखो। The wavelength can be defined as the distance between the wavelength can be defined as the distance between the wavelength can be defined as the distance between the two successive particles, the distance between the two successive particles, the two successive particles whose state of vibration, whose state of vibration are same, whose state of vibration are same. Whose state of vibration are same. Is this very clear? Yes, miss. Okay. Since wavelength, length of a wave hai, so of course the SI unit will be, what will be the SI unit? Lambda. SI unit beta. Unit is meter. देखो, the SI unit is meter. The SI unit is meter. The SI unit is meter. हो गया? Draw this two. दोनों ड्रॉ करके लो। ये भी ड्रॉ करो और ये भी ड्रॉ करो। Done? Yes, miss.
Okay. Give the next heading as period. Period. और ब्रैकेट में लिखो कैपिटल टी. पीरियड. ब्रैकेट में लिखो कैपिटल टी. Write in the bracket capital T. Done. अब यहाँ पे what do you mean by period? Period का मतलब होता है the time required to make a single wave. एक सिंगल वेवलेंथ बनने के लिए जो भी टाइम लगता है that time is called as period. समझ में आया सबको? एक सिंगल वेव बनने के लिए जो भी टाइम लगता है, प्लीज ये स्टेटमेंट्स जरा ध्यान से समझो. एक सिंगल वेव बनने के लिए जो भी टाइम लगता है that time is considered to be time period. Is this very clear? Is this very clear? And of course, since it is a time, it will be having a SI unit as second. लिख लो. The time required to make a single wave, the time required to make a single wave is called the time required to make a single wave is called the period is called time period. Is this very clear? The SI unit of time, the SI unit of period is the SI unit of period is the SI unit of period is second. Second. Is this very clear? Okay. Give the next heading as frequency. Frequency. अब इन चीजों को जरा ध्यान से समझो. टाइम पीरियड वाज द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक अ सिंगल वेव. एक सिंगल वेव को बनाने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स और ऑसिलेशंस. नंबर ऑफ वेव्स और ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस या कितने वेव्स बन रहे हैं. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ वेव्स in 1 second is considered to be a frequency. समझ में आ रहा है what I'm saying? समझा what I said? Now just look at this. See, there are two types of time. एक होता है experimental time, मतलब जिसने टाइम के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, the time for which we do the experiment. And एक होता है आपका टाइम पीरियड, मतलब जितने देर में आपका एक सिंगल वेव बनता है, the time in which you make a single wave. This is very clear what I'm saying. So frequency is, let's say I have two waves, two speakers, और मैंने t is equals to 1 second के लिए स्पीकर के वेव्स को देखना स्टार्ट किया. So कितना वेव बना रहा है एक सेकंड के अंदर ये? How much waves are there? This is 1
एंड दिस इज 2. कितने वेवलेंथ्स बना रहा है? हाउ मेनी वेवलेंथ्स इट इज मेकिंग? 1. यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक 2. मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज 2 हर्ट्ज, राइट? कितने देर के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही हूं मैं? हाउ मच टाइम आई एम डूइंग द एक्सपेरिमेंट? फॉर 1 सेकेंड. अब मुझे बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा? आंसर. हाउ मच विल 1 बी द टाइम? second. यस टेल. 2 1 second. 2 सेकेंड कैसे? टाइम पीरियड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? रीड करो वापस डेफिनेशन. One second में लगेगा. क्या डेफिनेशन है? टाइम रिक्वायर्ड टू मेक अ सिंगल वेव. ये दोनों वेव 1 सेकेंड में बन रहा है, तो एक वेव कितने सेकेंड में बनेगा? बोलो. अगर ये दोनों वेव 1 सेकेंड में बन रहा है, ऑल टुगेदर 1 सेकेंड में 2 वेव बन के मिल रहा है, तो एक वेव हाफ सेकेंड में बनेगा, राइट? द टाइम पीरियड इज 0.5 सेकेंड. एक वेव को लगने वाला टाइम. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? नाउ देयर इज वन मोर स्पीकर. जो 1 सेकेंड के अंदर कितने वेव्स बना रहे हैं देखो जरा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने वेव्स बना रहा है? हाउ मच इट इज मेकिंग? 1 सेकेंड के अंदर इसने कितने वेव्स बनाए हैं? टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड में हाउ मच वेव्स इट हैज फॉर्म्ड? स्पीक अप. द फ्रीक्वेंसी इज 9 हर्ट्ज. अब इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा? हाफ कैसे? बस लेकिन ये तो उसमें 9 सेकंड 1 सेकंड में बनाएगा इसमें सारे. हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल वेव? 1 सेकेंड में अगर 9 वेव्स बना रहा है, तो एक वेव को बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1 into 1 second is equals to x into 9. So 1 upon 9 is equals to x. 0.9 सेकंड का लगेगा. 0.1 सेकेंड के आसपास कुछ होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो इसका कैलकुलेशन थोड़ा नॉर्मल करने के लिए मैं इसको 10 वेव बना देती हूँ 1 सेकेंड में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. लेट्स से 1 सेकेंड में 10 वेव्स बना रहा है. 10 वेव्स की फ्रीक्वेंसी सिर्फ समझने के लिए, नंबर ऐसे चेंज करके कैलकुलेशन इजी हो जाए. अगर 1 सेकेंड में 10 वेव बन रहा है, फ्रीक्वेंसी 10 की है, तो एक वेव को बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1/10. दैट इज एक वेव आपका 0.1 सेकेंड में बनेगा. एक वेव को बनने के लिए 0.1 सेकेंड का टाइम लगेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब एक चीज देख पा रहे हो, जब फ्रीक्वेंसी कम है, टाइम पीरियड एक वेव को बनने वाला टाइम ज्यादा है, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड एक वेव को बनने वाला टाइम कम है. देख पा रहे हो ये चीज?
हाँ मैम। मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इज दिस क्लियर? लिखो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। आगे ब्रैकेट में लिखना स्मॉल m, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। देखो, the number of waves formed in 1 second, number of waves formed in 1 second or the number of oscillations per unit time, the number of waves formed in 1 second or the number of oscillations or the number of oscillations per unit time or the number of oscillations per unit time is called frequency. Is called frequency. The SI unit of frequency is the SI unit of frequency is the SI unit of frequency is hertz. The SI unit of frequency is hertz. ये दोनों ड्रॉ करके लो। इसमें दो वेव बनाओ, टाइम 1 सेकंड के लिए देख रहे हो, दो वेव बनाओ, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज दिखाओ और टाइम पीरियड 0.5 सेकंड। इसमें 10 वेव बनाओ, एक्सपेरिमेंटल टाइम 1 सेकंड दिखाओ, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, टाइम पीरियड मतलब एक सिंगल वेव को बनने वाला टाइम इज 0.1 सेकंड। ड्रॉ करके लो दोनों। हो गया मैम। हो गया ड्रॉ करके? हाँ मैम। ओके, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू 1 by t। ये लिखो, n इज इक्वल्स टू 1 by कैपिटल T।
Done? ठीक है. Let's move to next. Give the next heading as double periodicity. Double periodicity. Double periodicity. Now, what do you mean by double periodicity? Just listen at the example. When you used to go to the school, जब आप लोग स्कूल जाते थे, आप लोगों का स्कूल जाने का एक टाइम फिक्स्ड होता था. Like you are going from 7, you are going at 7 o'clock, right? The time was fixed. या जो भी टाइम पे आप स्कूल जाते थे, the time for entering into the school was fixed, right? And आपका क्लासरूम भी फिक्स था, मीन्स आपका प्लेस भी फिक्स था, राइट? सो आप दो चीजों को रोज रिपीट करते थे. पहला था टाइम, जिस टाइम पे आप स्कूल जाते हो, और दूसरा था प्लेस, जिस प्लेस पे आप जा रहे हो. मीन्स यू आर पीरियोडिक का मतलब होता है बार बार रिपीट करना. यू आर डबली पीरियोडिक मतलब आप दो चीजों को लेकर बार बार रिपीट कर रहे थे. पहला क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जिसको लेकर आप रिपीट कर रहे थे? दैट वाज टाइम. और दूसरा क्या चीज आप रिपीट कर रहे थे? व्हाट यू आर रिपीटिंग वाज द प्लेस. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा? सो यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस. सो वेव के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है. वेव हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल वेवलेंथ, हमने अभी देखा कि वेवलेंथ को बनाने के लिए एक फिक्स्ड टाइम पीरियड लगता है. मतलब हर एक टाइम के बाद, हर एक फिक्स टाइम के बाद और हर एक फिक्स डिस्टेंस के बाद कंटिन्यूअसली वेव क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है. सो इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर फिक्स टाइम एंड फिक्स डिस्टेंस. समझ में आ रहा है? फिक्स टाइम और फिक्स डिस्टेंस के बाद वो वापस अपने आप को रिपीट करता है. सो इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू टू थिंग्स. पहला तो जो टाइम लग रहा है वो, और दूसरा जो स्पेस कवर कर रहा है वो. Hence the wave are called as double periodic. समझ में आया what I said? समझा everyone? Yes. लिखो. Okay, write down. The wave has the property of. 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 Double periodicity. The wave has the property of double periodicity. Double periodicity. That is. It repeats itself. It repeats itself. It repeats itself with respect to. It repeats itself with respect to time and speed. It repeats itself with respect to time and speed. Time and speed. Sorry, time and space. लिखो, speed नहीं. Time and space. It repeats itself with respect to time and space. Done? Hence, they are periodic with respect to time and space. Hence, they are periodic with respect to time and space. Hence, they are periodic with respect to time and space. Is this very clear? Okay. Next is, give the heading as velocity or speed.
Now you know that magnitude of velocity, or I can say speed, is equals to distance upon time, right? And the distance covered, अगर मैं एक wave के लिए distance देखूं तो it is a wavelength, right? अगर मैं एक wave के लिए distance देखूं तो it is a wavelength. So distance is wavelength. और एक wave को जो लगने वाला time है, एक wavelength को जो लगने वाला time है, that is called as बोलो time period. So that will be capital T. और अभी हमने देखा कि 1/T can be written as n, right? So here it is lambda into 1/T, और 1/T हमारा क्या है, n है. So you got a formula V is equals to n lambda, which is very important. V is equals to n lambda. Is this very clear? लिखो velocity में. The magnitude of velocity can be defined as the magnitude of velocity can be defined as the magnitude of velocity can be defined as the distance covered can be defined as the distance covered the distance covered per unit time. The distance covered per unit time. The SI unit of velocity is the SI unit of velocity is meter per second. Meter per second. यहां से यहां तक लिख के ले लो. Once you're done, let me know. हो गया. हो गया? Okay. Give the next heading as characteristic of a medium. Characteristic of a medium. Characteristic of medium. Done? Okay. Now there are three characteristics of a medium. जो पहले समझ के लो. If time permits तो आज लिखवाऊंगी, नहीं तो next lecture में लिखवाऊंगी. Now, what is the first characteristic? जरा समझो. जब मैंने आपका chapter start किया, I said that the particles, like this is the person who is speaking. जैसे उसने बोला, उसने अपने माउथ से एनर्जी निकाली. एनर्जी निकालने के बाद वो एनर्जी जाकर किसको टकराई? पार्टिकल्स को टकराई. डू यू रिमेंबर दिस? एंड पार्टिकल्स स्टार्टेड अपनी जगह पे पार्टिकल्स क्या करने लगी? दे स्टार्टेड, द पार्टिकल्स स्टार्टेड वाइब्रेटिंग. अब ये पहला पार्टिकल जाकर दूसरे पार्टिकल को टकराया. सेकेंड पार्टिकल स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, राइट? इस तरीके से सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो गए? वाइब्रेट होने लगे. This is very clear, right?
Now, understand the property of elasticity first. Elasticity का मतलब क्या होता है? For example, if you take a rubber and you stretch it, जैसे आप उसको स्ट्रेच करते हो, उसका साइज का शेप चेंज हो जाता है, राइट? उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है, बट जैसे ही आप अपना हाथ निकालते हो, once you stretch it and you just remove your hands, वापस से उसका साइज और शेप क्या होगा? जो नॉर्मल साइज और शेप था वो आ जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ये जो प्रॉपर्टी है कि जब हम उसको खींचते हैं तो उसका साइज शेप चेंज हो जाता है, और जैसे हम अपना हाथ निकालते हैं वो अपना ओरिजिनल साइज शेप ले लेता है. इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ अगर एक पर्सन ने यहाँ पर एक वर्ड बोला और आपका पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया, अगर वो पार्टिकल यहीं का यहीं रह जाए, रिटर्न अपनी जगह पे ना आए, रिटर्न अपना साइज शेप ना ले, तो क्या वो सेकंड वाले वर्ड को आगे भेजने के लिए रेडी रहेगा क्या? बोलो. No. मतलब आपके पार्टिकल का जैसे उसने आगे एनर्जी पास कर दी, जैसे ही उसने एनर्जी आगे पास कर दी, आपके पार्टिकल को क्या कर लेना चाहिए? व्हाट इट शुड डू? वापस से उसको अपने ओरिजिनल साइज शेप में आ जाना चाहिए कि वो सेकेंड एनर्जी को आगे पास करे, राइट? मतलब आपके मीडियम के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? योर मीडियम शुड पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, कि अगर आपने फोर्स लगाया, आपने एनर्जी दी, तो साइज चेंज हो जाए, पर जैसे ही एनर्जी निकल गई, वापस से वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप पे आ जाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है? सो आपके मीडियम के पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होना जरूरी है. अगर आपके मीडियम के पास इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो अगर पहली बार में वो डिस्टर्ब हो गया, तो दूसरी बार वो वापस अपने ओरिजिनल साइज शेप पे नहीं आएगा कि वो दूसरी एनर्जी को आगे पास करे. सो योर मीडियम शुड पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया? नेक्स्ट चीज, एज आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ रबर बैंड. एक रबर बैंड लिया और मैंने उस रबर बैंड को स्ट्रेच किया. स्ट्रेच किया मतलब मैंने उसके साइज और शेप को चेंज किया. इस साइज और शेप को चेंज करने को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन. क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन. साइज या शेप चेंज करने को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन. और जो फोर्स साइज और शेप को चेंज करता है उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. क्या बोलते हैं बच्चों उसको? व्हाट इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स. साइज या शेप को चेंज करने को कहते हैं डिफॉर्मेशन, और जो फोर्स साइज या शेप चेंज करता है उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. तो एक बार ये डिफॉर्मिंग फोर्स निकल गया, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स देने वाला कौन है? मैंने पकड़कर रबर को ऐसा स्ट्रेच किया है, जैसे ही मैंने हाथ निकाल दिया, अब मैं कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं दे रही हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए? इट शुड कम टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप. उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी. इज दिस वेरी क्लियर? पहली प्रॉपर्टी समझी सबको? ओके, पहली प्रॉपर्टी लिख के ले लो. राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी. The medium should possess the property of elasticity. The medium should possess the property of elasticity. The medium should possess the property of elasticity. The medium should possess the property of elasticity such that it should regain की spelling is REGAIN. It should regain its original size and shape. It should regain
its original size and shape. It should regain its original size and shape after removal of deforming forces. Deforming forces वो forces होते हैं जो size shape change कर देते हैं. It should regain its original size and shape after removal of deforming forces. Done. Now let's understand second property. अब second property को समझने के लिए आपको पहले inertia को समझना पड़ेगा. बोलो. मैम यहाँ पे मीडियम एयर है, वाटर कुछ भी हो सकता है ना? फिर से बोल बच्चा, सुनाई नहीं दिया. मैम यहाँ पे एयर कुछ भी हो, मतलब मीडियम कुछ भी हो सकता है ना, एयर वाटर एक्चुअली. Yes, anything. तो यहाँ पे मीडियम की प्रॉपर्टी, पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे हो ना? देखो वो मीडियम बना ही किससे है. फॉर एग्जाम्पल ये आपका मीडियम है, आपका जो आजू बाजू का मीडियम है वो एयर से बना हुआ है, राइट. वही मीडियम पानी से भी बन सकता है, तो मीडियम बनता ही पार्टिकल्स से. समझ में आ रहा है? ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इनर्शिया फर्स्ट. जस्ट गिव मी सो इनर्शिया. अब जरा इनर्शिया को जरा अच्छे से समझो, ये प्रॉपर्टी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. सी इनर्शिया समझने के बहुत सारे तरीके हैं. वन ऑफ द वे आई एम यूजिंग, व्हेन यू स्विच ऑफ योर फैन, जब आप अपना फैन स्विच ऑफ करते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फैन, आप कंटिन्यूसली क्या करते हो, स्विच से आप इस फैन में करंट पास कर रहे होते हो, करंट एनर्जी पास कर रहे होते हो, राइट. अब होता क्या है कि ये जो फैन है ना बच्चों, ये छोटे छोटे मासेस से बना हुआ है, लाइक इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट. सो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मासेस से ये फैन बना हुआ है, राइट. इसके जो छोटे छोटे मासेस होते हैं ना, ये थोड़े स्मार्ट होते हैं. ये क्या करते हैं, जब आप एनर्जी पास करते हो स्विच से, ये क्या करते हैं, अपने पॉकेट में कुछ एनर्जी स्टोर कर लेते हैं. दे स्टोर द एनर्जी. ये मासेस अपने अंदर थोड़ी थोड़ी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं. जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो, व्हेन यू स्विच ऑफ, ये मासेस ने जो एनर्जी अपने पास स्टोर की होती है ना, वो उसको यूज करना चालू कर देते हैं. इसीलिए कभी भी आप ऑब्जर्व करो कि जब आप फैन बंद करते हो तुरंत फैन स्टॉप नहीं होता, थोड़ी देर तक वो घूमता है. वो टाइम पे मासेस ने जो एनर्जी स्टोर की है ना, वो उसको यूज करते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? तो ये जो कैपेसिटी है ना बच्चों, मासेस की कैपेसिटी ऑफ मास टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर करने की जो एक प्रॉपर्टी है ना मासेस की, इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया, द कैपेसिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द मास टू स्टोर द एनर्जी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड दिस इज ओनली द रीजन कि आपकी जो ट्रेन्स होती है, अगर आप कोई भी अगर उस ट्रेन के सामने आ जाता है, अगर there are 10 people who are there in the front of the train, तो भी जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं, अगर वो एकदम पास में है, वो पर्सन, वो 10 लोग अगर एकदम पास में है, ट्रेन ड्राइवर्स को अलाउड नहीं होता कि वो अपनी ट्रेन एकदम झटके में रोके, वो काटते हुए निकल जाएंगे. रीजन कि अगर उन्होंने इंजन अचानक से स्टॉप कर दिया, तो जब इंजन ऑन था तो ट्रेन के इतने बड़े डिब्बे ने अपने मासेस में एनर्जी स्टोर की हुई थी. अगर आपने झटके में इंजन को बंद कर दिया, तो ये मासेस क्या करेंगे, अपनी एनर्जी यूज करेंगे और ये पूरा डब्बा ऐसा उलट कर आगे आ जाएगा.
तो जो ट्रेन के अंदर के लोग हैं वो भी मर जाएंगे और जो बाहर 10 लोग हैं वो भी मर जाएंगे। इसीलिए ट्रेन ड्राइवर्स को या मोटरमैन्स को ऐसा होता है कि अगर आपके फ्रंट में कोई पर्सन आ जाता है तो उसको काटते हुए निकल जाओ, यू कैन नॉट स्टॉप इट अर्जेंटली, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्योंकि स्नेर आपके ट्रेन के इतने बड़े डब्बे ने कि जो छोटे छोटे मासेस हैं, उन्होंने जब इंजन ऑन था तब बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई थी। अचानक से आपने इंजन रोका तो वो सारे मासेस अपनी एनर्जी एक साथ यूज करेंगे और पूरा डब्बा उलट जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग? समझ पा रहे हो? इसीलिए अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो आपका जो ट्रेन है उसका इंजन धीरे से पहले ही ऑफ कर दिया जाता है, फिर ट्रेन धीरे 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 इस इनर्शिया के हेल्प से चलती है। और जैसे ही सारे मासेस की एनर्जी यूज हो जाती है आपकी ट्रेन रुक जाती है। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? So inertia is the capacity or a property of a mass to store the energy. हर छोटे छोटे मास अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है जब आप उसको एनर्जी देते हो। सेम प्रॉपर्टी इज विद द ट्रक ड्राइवर्स ऑल्सो। जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, उनके भी एक्सीडेंटल केसेस थोड़े जेन्युइन, उनको भी थोड़ा छोड़ा जाता है इस चीज के लिए। क्योंकि अगर आपका ट्रक पूरा भरा हुआ है और उन्होंने अचानक से ब्रेक लगाया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो छोटे छोटे मासेस है उन्होंने एनर्जी स्टोर करके रखी हो, वो पूरा ट्रक उलट जाएगा अगर एक साथ अचानक से झटके में उन्होंने ब्रेक लगाया तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी। होप यू आर क्लियर। अब मैम ये मीडियम में इनर्शिया की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग अ इनर्शिया? जब इस पर्सन ने यहां से बोला और ये जो पार्टिकल था जैसे ही एनर्जी रखकर इसको टकराई, ये पार्टिकल को थोड़ी देर अपने पास ये एनर्जी रखनी पड़ेगी, ये लेकर इसको वाइब्रेट करेगा और आगे वाले को पास करेगा, फिर आगे वाला थोड़ी देर के लिए उस एनर्जी को अपने पास रखेगा। मतलब इनके पास, मेरे पार्टिकल्स के पास मेरी एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, भले बहुत ही कम टाइम के लिए बट होनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब जब आप बोलते हैं तो वो एनर्जी थोड़ी देर के लिए एयर मॉलिक्यूल्स अपने पास रखकर फिर आगे की तरफ वाइब्रेट होकर आगे वाले को पास करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? तो आपके पार्टिकल्स के पास मेरी बोली हुई एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, भले फॉर अ सेकेंड बट होनी चाहिए। वो अपने पॉकेट में उस एनर्जी को लेगा, आगे की तरफ वाइब्रेट करेगा और एनर्जी आगे पास कर देगा। समझ में आया? गायत्री, व्हाट आर यू यूजिंग इन अ सेल फोन जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो? हाँ, so is this everyone clear that your particle should have capacity? कि मैंने अगर साउंड एनर्जी निकाली है तो साउंड एनर्जी, मेरी एनर्जी थोड़ी देर पार्टिकल के पास रुकेगी, वो पार्टिकल आगे की तरफ बेंड होगा, आगे वाले पार्टिकल को मेरी एनर्जी पास करेगा, फिर आगे वाले पार्टिकल थोड़ी देर के लिए मेरी एनर्जी स्टोर करेगा, फिर वो बेंड होगा, आगे वाले पार्टिकल को देगा। इस तरीके से मतलब आपके पार्टिकल्स के पास एनर्जी स्टोर करने की ताकत होनी चाहिए, राइट? लिख लो ये सेकेंड प्रॉपर्टी एंड देन वी विल स्टॉप। The medium should possess the property of inertia. The medium should possess the property of inertia. The medium should possess the property of inertia. That is, it should have capacity to store the energy. That is, it should have capacity to store the. That is, it should have capacity to store the energy. It should have capacity to store the energy.
Is this everyone clear? दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है? ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. विल स्टॉप हियर. बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय, थैंक यू.